मिडिल ईस्ट पूरा धुआं धुआं हो उठा है। मौजूदा समय में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हो सकता है ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो। चलिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। उन्नीस सौ 50 में ईरान के राजा हुआ करते थे रजब पहलवी। उस समय इन्होंने इजराइल को एक देश की मान्यता नहीं दी। दूसरी ओर उस समय ईरान के पास खनिज संपदा का भंडार था, गैस था, ऑयल था। तो अमेरिका और ब्रिटेन की नजर इस ऑयल और गैस पर पड़ी। तो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर जो रजब पहलवी राजा थे उनसे मिलकर उनसे वार्ता किया जाता है, ऑयल और गैस का व्यापार चालू हो जाता है। अब यहाँ पर ईरान के राजा का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दोस्ती हो गई और अमेरिका और इजराइल दोस्त थे। इस कारण ईरान ने भी इजराइल को एक देश की मान्यता दे दी। दूसरी ओर अगर सोचा जाए तो इजराइल को भी ईरान की जरूरत थी, क्योंकि इन अरब देशों के बीच उन्हें एक मुस्लिम देश की जरूरत थी जो उनका साथ दे सके, और साथ साथ ईरान अभी अमेरिका का मित्र और जहां से ऑयल और गैस भी प्राप्त हो सके। इस कारण 1953 के बाद इजराइल और ईरान में मित्रता प्रारंभ हो गई। इसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करने लगे, व्यापार करने लगे। इजराइल ने अपना दूतावास ईरान में भी बनाया था। इजराइल के सैन्य अधिकारी ईरान की सेना को ट्रेनिंग भी देते थे। इस प्रकार इजराइल के पास जो आधुनिक टेक्नोलॉजी थी उसका फायदा ईरान ने भी उठाया। दूसरी ओर इजराइल धीरे धीरे हथियार निर्माण में काफी आगे बढ़ गया था और बहुत सारे देश को निर्यात करता था। ज्यादातर हथियार वो ईरान को निर्यात किया करता था और सामने ईरान ऑयल और गैस इजराइल को दिया करता था। 1967 में जब इजराइल और अरब देशों के साथ पुनः जब दोबारा यम किपुर का युद्ध हुआ था, उस समय भी ये जो अरब देश थे उन्होंने अमेरिका और इजराइल को जब तेल देने से मना कर दिया था। ये ईरान ही था जो अमेरिका और इजराइल को तेल दिया था। 1960 के दशक में जब ईरान के राजा रजब पहलवी ने अपने देश में सामाजिक सुधार किए, उस समय भी इजराइल ने उसकी काफी मदद की। मतलब 1953 से 1978 तक दोनों ही देशों के बीच संबंध काफी अच्छे थे और काफी मजबूत थे। इधर ईरान में धीरे धीरे आम लोगों का वहां के राजा के प्रति नफरत बढ़ रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रहे थे, सांस्कृतिक सुधार कर रहे थे जो आम लोगों की पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन की मदद नहीं कर रहा था और आम लोग फिलिस्तीन की मदद करना चाहते थे। धीरे धीरे जो विरोध बढ़ रहा था, ईरान में हमेशा से धार्मिक लोगों का वर्चस्व रहा है, धार्मिक लोगों का प्रेशर रहा है। उस समय ईरान के धार्मिक के सबसे शीर्ष पद पर था अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। 1960 में इसके द्वारा ईरान के राजा का विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। तो राजा इससे नाराज हुए और उन्हें 15 साल की जेल में डाल दिया। उसके बाद उनको ईरान से उनको निर्वासित भी कर दिया गया। लेकिन वो 1978 में वापस ईरान आए, क्योंकि उस समय जो विरोध का स्वर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जगह जगह राजा का बहिष्कार किया जा रहा था, राजा का विरोध किया जा रहा था। और जब रुहुल्लाह खुमैनी यहाँ पर आए, वहां पर बहुत बड़ा क्रांति हो गया और इस डर से वहां के रजब पहलवी को अपने राजगद्दी को छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा और यहाँ से ईरान का परिवर्तन चालू होता है। 1979 में रुहुल्लाह खुमैनी के द्वारा राजशाही को हटाकर एक नए इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की जाती है ईरान में। इस क्रांति ने दोस्तों ईरान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज जो स्वरूप देख रहे हैं वो ईरान का वहीं से प्रारंभ हुआ था। जो खुमैनी थे वो पश्चिमी विचारधारा से बहुत नफरत करते, खासकर अमेरिका और यूरोप की जो विचारधारा थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मतलब सत्ता में आते ही जो खुमैनी थे उन्होंने इजराइल के साथ सारे रिश्ते बंद कर दिए। इजराइल को जो देश की मान्यता दी थी उसको भी खत्म कर दिया। ईरान में जो इजराइल का एम्बेसी था उसको भी बंद कर दिया और ईरान ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अपना मुद्दा बना दिया। और यहाँ तक जो बाकी मुस्लिम देश थे उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास किया, उनको भी एकजुट करने का प्रयास किया, ताकि फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक वापस दिलाया जा सके। मतलब 1979 के बाद ईरान और इजराइल के रिश्तों में दरार आने प्रारंभ हो गए। लेकिन इजराइल ने इस समय भी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, वह चुपचाप शांति से देखता रहा। दूसरी ओर ईरान के जो आम लोग थे वो भी अमेरिका से काफी नाराज थे, क्योंकि यहाँ के ऑयल और गैस को ले जा रहे थे और उसके बदले में ईरान जस का तस था, गरीब का गरीब था। तो एक दिन क्या होता है, ईरान के आम लोगों के द्वारा जो अमेरिका की एम्बेसी थी ईरान में, वहां के 52 अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है और बोला जाता है जब तक आप रजब पहलवी को ईरान में वापस नहीं करते हैं तब तक हम आपके 52 अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। इससे अमेरिका काफी नाराज होता है। जो पहले अमेरिका ईरान का दोस्त हुआ करता था, यहाँ से उसकी दुश्मनी प्रारंभ होती है। इसी दौरान जो रजब पहलवी है उनकी कैंसर से मौत हो जाती है
और बाद में अफ्रीकी देश अल्जीरिया के द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा जाता है और 52 अधिकारियों जो 52 बंदी थे उनको वापस कर दिया जाता है। इस घटना को ईरान हॉस्टेजेस क्राइसिस कहते हैं, जो 1981 में हुआ था। दूसरी ओर ईरान का जो पड़ोसी देश था इराक, वो भी डरने लगा, क्योंकि ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शिया लोगों ने वहां पर पूरी तरह से सत्ता को परिवर्तन कर दिया। और यहाँ इराक में भी शिया लोग ज्यादा रहते थे और जो वहां का राजा था, वहां का जो शासक था, वो था सद्दाम हुसैन। वो सुन्नी मुस्लिम था। इसके पहले ईरान और अमेरिका का संबंध अच्छा था। अब यहाँ पर अमेरिका उससे दूर चला गया है तो ईरान यहाँ पर अकेला हो गया है। तो इराक यहाँ पर सोचता है, सद्दाम हुसैन सोचता है कि मैं ईरान के ऊपर आक्रमण कर दूंगा, वहां पर ऑयल और जो गैस है उन पे भी मेरा अधिकार हो जाएगा। इस्लामिक क्रांति के डर के कारण 22 सितंबर 1980 को इराक के द्वारा ईरान पर आक्रमण कर दिया जाता है। इधर जो ईरान का शासक था खुमैनी, वो भी सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना चाहता था। इस कारण दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध प्रारंभ हो गया, जो काफी लंबे समय तक चला। अब यहाँ पर एंट्री होता है दोस्तों अमेरिका का। जहां ईरान और इराक का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका आ जाता है इराक की मदद करने, क्योंकि ईरान ने उसके 52 अधिकारियों को बंदी बनाया था, तब से नाराज था। अब यहाँ पर वह साथ आ जाता है इराक के और इराक को जबरदस्त पावर मिल जाता है अमेरिका का। यहाँ पर ईरान पड़ जाता है अकेला और यहीं पर सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन भी इराक के साथ खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वहां भी डर होने लगता है कि यहाँ भी इस्लामिक क्रांति न हो जाए और जो हमारा राजशाही है वो कहीं खतरे में न पड़ जाए। इस तरह से एक तरफ इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत लड़ रहे थे और साथ में अमेरिका भी लड़ रहे थे और उधर था ईरान। अब यहाँ दूसरी तरफ इजराइल की तरफ जाते हैं। इजराइल ने सोचा सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट का हीरो बनना चाहता है और उनको कहीं ना कहीं ये पता चला था कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर बम बना रहा है, उसको यहाँ पर रोकना था। इतना पता था कि इराक में जो न्यूक्लियर बम के स्पेस है, न्यूक्लियर बम के जो स्थल हैं, वो ईरान को पूरी तरह से पता होगा। तो यहाँ पर इजराइल के द्वारा ये तय किया जाता है कि वह ईरान का इस युद्ध में मदद करे। अब यहाँ पर ईरान अकेला था, उसने भी सोचा कि इजराइल मेरी मदद कर रहा है तो क्यों ना मैं इसकी मदद लूं और मुझे सद्दाम हुसैन को वैसे भी हराना है। तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी इजराइल को दे दिया जाता है और बाद में इजराइल के द्वारा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ईरान और इराक का जो युद्ध है काफी लंबा चला। 1980 से 1988 तक यह युद्ध चलता है और यूनाइटेड नेशन के कहने पर यह युद्ध खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा दोस्तों कि इजराइल ने ईरान की मदद क्यों की? इजराइल ये चाहता था कि इसी बहाने अगर मैं हथियारों की उनको सपोर्ट करता हूँ तो क्या पता ईरान का मन बदल जाए और वापस मेरा दोस्त बन जाए। और दूसरी बात, सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाना था। इधर 1988 में युद्ध खत्म होता है और 1989 में अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी थे, उनकी मौत हो जाती है और यहाँ पर एक नए लीडर आते हैं जिसका नाम है अयतुल्ला अली खमीनेई, जिसको आप अभी जानते हैं। आज तक वे ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इनकी सोच जो पुराने हमारे खुमैनी थे उसके सोच से कहीं ज्यादा भयंकर था। ये तो अमेरिका और इजराइल से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और वेस्टर्न को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ये चाहते थे कि मुस्लिम जगत में ईरान सभी देशों का लीडर बने। उस समय लीडर था सऊदी अरब और सऊदी अरब से कहीं आगे निकलकर ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम जगत का लीडर बनना चाहता था। सबसे पहले ये सोचा कि शिया और सुन्नी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक किया जाए। दूसरा, इसके लिए इजराइल से भी दुश्मनी करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश थे वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, इजराइल से नफरत करते थे। मतलब 1989 के बाद इन दोनों के बीच दुश्मनी चालू हो गई। अब चूंकि ईरान इजराइल के साथ डायरेक्ट नहीं लड़ सकता तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया इजराइल को नष्ट करने का, जिसे बोला जाता है वर्तमान दौर में प्रॉक्सी वार, मतलब छुप की लड़ाई करना। प्रॉक्सी वार का सहयोग लिया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट इजराइल से लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल उस समय परमाणु संपन्न देश था और ईरान एक परमाणु संपन्न देश नहीं था। मतलब इस प्रॉक्सी वार में ईरान के द्वारा लेबनान का जो हिजबुल्लाह था उनको सपोर्ट करना, फिलिस्तीन में हमास को सपोर्ट करना और यमन में हुती को सपोर्ट करना, तीनों तरफ से इजराइल को घेर कर मारने का प्लान था। यहाँ पर ईरान सोचता है कि मैं भी क्यों ना न्यूक्लियर पावर बनूं और यहाँ पर वह तैयारी प्रारंभ कर देता है। ईरान परमाणु संपन्न बनता है तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा, इसलिए बार बार हमेशा इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण किया जाता है, उसके वैज्ञानिकों को मारा जाता है, उसके कमांडर को मारा जाता है। जब जब यूरेनियम इनरिचमेंट करने का प्रयास किया जाता है और आगे बढ़ता है तब तक ईरान को हमला करके उसके वैज्ञानिक, उसके कमांडर, उसके सपोर्टर, उसके टेक्नीशियन सभी को धीरे धीरे करके इजराइल मार रहा है। और इसके बाद 2012 से ईरान के द्वारा इस हमलों का जवाब भी देने लगा।
इसी बीच 2018 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा ईरान के कुछ खुफिया दस्तावेजों को चुरा लिया जाता है और वहां पर पता चलता है कि ईरान के द्वारा चुपके से यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। वह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को धोखा देकर अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ पर इजराइल के द्वारा अमेरिका को सूचना दिया जाता है। तब 2018 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा जाता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, अमेरिका और इजराइल काफी अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ से मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते हैं और इसमें रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, वो भी चाहते हैं कि ईरान के पास एक परमाणु हथियार हो ताकि मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस बन सके। अभी केवल इजराइल के पास परमाणु हथियार है और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा तो मिडिल ईस्ट में एक प्रकार से संतुलन बैठ सकता है।